टाइम था 18 जून 2021 का, जब असम के गुवाहाटी में अंबुमाची मेला लगा हुआ था। तो इस मेले को देखने के लिए और यहाँ पर देवी की आराधना करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से काफी सारे लोग वहां पर गए हुए थे। बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद थे जो कि रात को यहाँ पर पहुंचते हैं, काफी सारे ऐसे थे जो कि सुबह ही यहाँ पर आ पहुंचे थे। और ये मेला काफी दिनों तक वहां पर चलता है, तो वो लोग पूरा ही दिन वहां पर मेले में घूमते हैं, रात को आराम से सो जाते हैं ताकि वो लोग अगली सुबह थोड़ा जल्दी उठ पाएं। जल्दी अगर उठेंगे वो लोग तो जल्दी से ही तैयार हो पाएंगे और जल्द से जल्द वो लोग मंदिर में जाकर देवी के दर्शन कर पाएंगे। यही सारी बातें सोचकर वो लोग इसी तरीके से अपना काम कर रहे थे। और उसके बाद टाइम आया 18 जून का, जब वो लोग सुबह सुबह उठते हैं। काफी जल्दी एक दो लोगों की नींद खुल चुकी थी, वो लोग जाकर तैयारी करने लगे थे कि इसी टाइम उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो कामाख्या देवी का मंदिर है उससे पहले ही एक दुर्गा देवी का मंदिर भी आता है और इनकी सीढ़ियों पर एक महिला लेटी हुई है। तो वो लोग वहां पर जा पहुंचते हैं कि क्या इस महिला को यहीं पर लेटने के लिए जगह मिली थी, जाकर उसे हमें चेक करना चाहिए। और जब वो लोग उस महिला के नजदीक पहुंचते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि उन्होंने देख क्या लिया, क्योंकि वो महिला वहां पर सीढ़ियों में मौजूद जरूर थी लेकिन उसके पास उसका सिर नहीं था, इसका धड़ इसके सिर से अलग कर दिया गया था और वहां आसपास में कहीं पर भी वो सिर दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो वो सारे के सारे भगत काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और धीरे धीरे करके वहां पर भीड़ बढ़ने लगती है। जो भी बंदा वहां पर आता वहां आसपास के लोगों को यहाँ पर बुला लेता कि उसने कुछ ऐसा देखा है, जिसके बाद काफी सारे लोग वहां पर जा पहुंचे और उन्हीं में से एक व्यक्ति ने पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया। पुलिस वाले यहाँ पर आ पहुंचते हैं, सारे के सारे लोगों को उस बॉडी से दूर कर देते हैं और उसके बाद इस बॉडी की शिनाख्त करने लगते हैं कि आखिरकार ये महिला कौन है। लेकिन उसकी गर्दन ही उसके पास नहीं थी, तो वो लोग उसे किस तरह से पहचान पाते। पुलिस वालों को तो ये भी नहीं पता था कि ये महिला यहाँ की लोकल रहने वाली है या फिर ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मंदिर में दर्शन करने के लिए यहाँ पर आई थी। तो वह पुलिस वालों के दिमाग में काफी सारे कंफ्यूजन थे। वहां पर जितनी भी भीड़ लगी हुई थी वहां पर पुलिस वालों ने पूछना शुरू किया कि आप लोग क्या इस महिला को जानते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा सामने नहीं आया जिसने की ये बात कही हो कि ये महिला हमारे साथ है, हम दोनों यहाँ पर देवी के दर्शन करने के लिए आए थे, मंदिर में हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए थे। जबकि ये महिला बिल्कुल वहां पर अकेली थी। और धीरे धीरे कर पुलिस वालों को वहां पर जो आसपास में गांव मौजूद थे वहां पर भी पूछना शुरू किया कि क्या यहाँ से कोई ना कोई महिला गायब है, लेकिन वहां से कोई भी महिला मिसिंग नहीं थी। पुलिस वाले उसकी डेड बॉडी को पहले ही हॉस्पिटल भेज चुके थे और अब वहां पर आसपास में जितनी भी न्यूज मीडिया थी इस घटना को कवर कर रहे थे। और वहां पर जो भगत जन इस टाइम इकट्ठा हो चुके थे उन लोगों का ये मानना था कि इस महिला की गर्दन गायब है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका धड़ बचा हुआ है, तो जरूर इसकी किसी ने बलि दे दी होगी। ये एक नरबली का केस है, किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस महिला की यहाँ पर बलि दे दी गई होगी। लेकिन पुलिस वाले इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को पता था कि यहाँ पर करीबन इस घटना से साल 6 महीने पहले एक केस बिल्कुल इसी तरह का और भी घटित हुआ था। वहां पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा काफी ज्यादा बुरे तरीके से पहले तो पीटा गया था, उसके बाद उसकी धड़ से गर्दन को अलग कर दिया गया था। और पुलिस वाले सबसे पहले तो इस केस को भी यही बात सोचकर कवर कर रहे थे, इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि जरूर यहाँ पर नरबली दी गई होगी। लेकिन बाद में जब पूरा ही केस खुलकर सामने आता है तो ये बात पता चलती है कि इन दोनों की ही आपस में एक रंजिश चल रही थी, जिसके चलते इस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कुल्हाड़े से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। और बाद में यही बात सामने आई कि यहाँ पर नरबली जैसी कोई भी घटना नहीं घटी। और अब पुलिस वाले उसी केस को ध्यान में रखते हुए ये बात सोच रहे थे कि ये घटना यहाँ पर घटी जरूर है, लेकिन ये कंफर्म हम लोग नहीं कह सकते कि ये मामला नरबली का ही है। जिसके चलते पुलिस वाले और ज्यादा अच्छे से इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। और दूसरी तरफ अभी भी जो लोग मंदिर में आ रहे थे उन लोगों का यही अंदाजा था कि यार हमारी बात को मानो, ये सारा का सारा जो केस है ये नरबली का ही है। क्योंकि नॉर्मली तौर पर अगर देखा जाए तो काफी सारे साधु यहाँ पर साधना करते रहते हैं, बहुत सारे तांत्रिक ऐसे हैं जो कि यहाँ पर यज्ञ करते रहते हैं, जानवरों की बलि ये लोग देते रहते हैं। तो हो सकता है किसी तांत्रिक ने अपनी साधना को पूरा करने के लिए यहाँ पर नरबली को दिया होगा। तो पुलिस वाले इस तरीके से भी इस केस के ऊपर खोजबीन शुरू कर देते हैं। और जब किसी डेड बॉडी के ऊपर उसका सिर ही ना हो तो उसकी शिनाख्त करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगले काफी
दिनों तक न्यूज हेडलाइन में ये सारी ही बातें चलती रहती है कि गुवाहाटी में महिला की डेड बॉडी मिली है जिसका धड़ गायब है। और अगर आप लोग उस महिला के बारे में जानते हो या फिर आपके आस पड़ोस से कोई महिला गायब हो तो पुलिस वालों से जाकर संपर्क जरूर करें। और इसी तरीके से काफी सारी जब न्यूज चलती रहती है तो इस न्यूज को देखकर सुरेश शाह पुलिस वालों के पास कॉल करता है। पुलिस वालों को कॉल करके उसने बताया कि जनाब मेरी माँ 2 महिलाओं के साथ और एक बाबा भी था उनके साथ, वो सारे ही लोग मिलकर असम के गुवाहाटी में जो कामाख्या देवी मंदिर है वहां पर मेले में गए थे, लेकिन अभी तक वो वापस लौट कर नहीं आए हैं। मैं अपनी माँ को लेकर काफी ज्यादा परेशान हूँ। परेशान तो मैं पहले भी था, यहाँ पर भी मैं उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा चुका हूँ, लेकिन उनके बारे में अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला है। और अभी 1-2 दिन पहले मैंने वहां की एक न्यूज देखी है कि वहां पर एक महिला की डेड बॉडी मिली है। तो मैं अपनी माँ को लेकर काफी ज्यादा चिंता में हूँ। जरा आप लोग ही बताइए कि वो महिला किस तरीके की दिखाई देती है, जिससे मैं इस बात का अंदाजा लगा पाऊं कि कहीं वो मेरी माँ ही तो नहीं। तो पुलिस वाले जो कुछ भी हो सकता था उसे बता देते हैं और आखिर में वो व्यक्ति गुवाहाटी ही जा पहुंचता है। वहां पर जाकर पुलिस वालों से वो मिलता है। पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जब वो लोग उसे लेकर जा रहे थे तो पुलिस वालों के दिमाग में भी एक कंफ्यूजन चल रहा था कि उस महिला ने अपनी जान गंवा दी है, उसके पास अपना खुद का सिर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धड़ वहां पर बचा हुआ है। तो क्या ये व्यक्ति अपनी माँ को पहचान पाएगा और किस तरीके से ये अंदाजा लगा पाएगा कि ये उसकी माँ ही है? तो वो लोग तो और ज्यादा क्या कर सकते थे, जिसके तौर पर वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद वो व्यक्ति अपनी माँ को पहचान लेता है। उसने कहा कि जनाब ये मेरी माँ ही है। पुलिस वालों ने पूछना शुरू किया कि तुमने इसे किस तरीके से पहचान लिया? तो उसने बताना शुरू किया कि जनाब जो ये कपड़े पहने हुए हैं, जिस तरीके की इस महिला ने साड़ी पहनी हुई है, इसकी माँ भी बिल्कुल इसी तरीके की साड़ी पहना करती थी। दूसरी तरफ अगर इसके हाथ पर लगे हुए टैटू के बारे में हम लोग बात करें तो इसी तरीके का एक टैटू इसकी माँ के हाथ पर भी था और जरूर ये इसकी माँ ही है। तो पुलिस वाले और भी अच्छे से शिनाख्त करते हैं। उसके बाद पुलिस वालों को जब ये मामला समझ नहीं आ रहा था कि इसकी माँ तो मिल चुकी है, इसका बेटा ये है, तो हम लोग इस बात की इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू करें कि इस महिला के साथ जो कुछ भी ये घटना घटी है ये इसके साथ किसके कारण घटी होगी। तो पुलिस वाले उस व्यक्ति से ही बातचीत करने लगते हैं। सबसे पहले पुलिस वालों को ये शक था कि जरूर इस केस के पीछे ये व्यक्ति भी हो सकता है। तो वो लोग जब उससे सारी ही शिनाख्त कर चुके थे, जितने भी वो लोग पूछताछ करना चाहते थे, सारी ही पूछताछ जब उन लोगों ने कर ली तो उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं आया। लेकिन 4 सालों तक पुलिस वाले इस केस के ऊपर काम करते रहते हैं और उसके बाद पुलिस वालों के हाथ एक ऐसा व्यक्ति लगता है जिससे कि जाकर जब पुलिस वाले पूछताछ करने लगते हैं तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति ने इस बात से इनकार कर दिया कि जनाब मुझे नहीं पता किस महिला के बारे में आप लोग बातें कर रहे हैं और उस महिला के बारे में मुझसे ही आप लोग बातें क्यों कर रहे हैं, मैं उसे नहीं जानता। हाँ मैं गया था उस मंदिर में, काफी दिन हो गए हैं मुझे वहां पर गए हुए, लेकिन मैं उस महिला के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ जिसके बारे में कि आप इस टाइम मुझसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और इस व्यक्ति का नाम था कैलाश बर्मन। पुलिस वालों ने बड़े ही आराम से उससे सारी की सारी पूछताछ जब कर ली थी और वो कुछ भी नहीं बता रहा था तो पुलिस वालों को ये लगने लगा ये बंदा भी हम लोगों ने गलत पकड़ लिया है। लेकिन आखिरी बार पुलिस वाले ये बात सोचते हैं कि एक बार हम लोग इसके घर की तलाशी ले लें, अगर यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता है तो हम लोग इस केस के ऊपर दोबारा से कहीं और से किसी और पहलू को पकड़कर छानबीन करना शुरू कर देंगे। और यही बातें सोचकर वो लोग उसके घर में जा पहुंचते हैं। वहां पर चारों ही तरफ छानबीन करने लगते हैं कि हो सकता है इस केस से रिलेटेड कोई ना कोई सबूत उन लोगों के हाथ लग जाए। और उसके बाद पुलिस वालों को वहां पर एक बैग मिलता है जो कि बैग बिल्कुल पैक करके एक तरफ रखा गया था। पुलिस वाले उस बैग को निकालते हैं, उसकी चैन खोलते हैं और उसके अंदर जितना भी सामान रखा हुआ था उस सारे ही सामान को चेक करने लगते हैं। और इसी टाइम चेकिंग के दौरान उनके हाथ एक आधार कार्ड लगता है और आधार कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ था शांति साहा। ये चीज देखते ही पुलिस वाले उस व्यक्ति के पास जाते हैं, कैलाश को अपने साथ पकड़कर वो लोग पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और वहां पर जब उसकी थोड़ी खातिरदारी की जाती है तो वो सारी की सारी बातें पुलिस वालों को बताने लगता है। उसने बताया कि जनाब मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, सच बता रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक बाबा आए थे, उन्होंने आकर ये बात कही थी कि ये उसका बैग है, वो मेरे जान पहचान के हैं और उन्होंने ये बात कही थी कि वो उसका बैग संभाल ले। मैंने उनका बैग रख लिया, बाद में मुझे भी याद नहीं रहा। और उस बाबा के बारे में वो सारी ही बातें जो कुछ भी कैलाश जानता था पुलिस वालों को बता देता है। और इस बाबा का नाम था माता
प्रसाद पांडे। जैसे ही पुलिस वालों को माता प्रसाद के बारे में पता चलता है तो वो लोग उसका पता ठिकाना लेकर उसके पास जा पहुंचते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। और उसके बाद बाबा के साथ थोड़े ही मशक्कत कर लेने के बाद बाबा भी सारी की सारी बातें पुलिस वालों को बता देता है। उसने बताया कि जनाब, इस केस में मैं अकेला शामिल नहीं हूं और असल में अगर देखा जाए तो ये मामला नरबली का ही है। इस घटना के पीछे प्रदीप पाठक नाम का एक व्यक्ति है। उस बाबा ने प्रदीप पाठक का सारा अता पता बता दिया कि वो यूपी के इस जगह पर रहता है, उसका घर यहाँ पर है और जितना भी जो कुछ वो जानता था वो प्रदीप के बारे में बता देता है। पुलिस वाले अब प्रदीप के घर पर जा पहुंचते हैं, प्रदीप पाठक को उठा लेते हैं, अपने साथ पुलिस स्टेशन में लाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। और उसके बाद प्रदीप ने खुद ही सारा का सारा मामला पुलिस वालों को बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि जनाब, इस केस में कुल 10 से 12 लोग शामिल हैं और ये सारा का सारा कांड हुआ है मेरे कारण ही हुआ है। दरअसल ये सारी ही घटना शुरू होती है 18 जून 2018 को। दरअसल प्रदीप पाठक का एक भाई नागा साधु बन चुका था। वो नागा साधु बनकर अपने घर को त्याग कर वहां पर जा चुका था जहां पर कि वो रहा करता था। अपने धुने में वो हर टाइम रहा करता था, उसे घर परिवार से कोई मतलब नहीं था। लेकिन 18 जून 2018 को उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद काफी सारे बाबाओं ने ये बात बतानी शुरू की कि इसकी जो मृत्यु हुई है वो कुछ एक ऐसे कालखंड में हुई है जिस टाइम को अगर देखा जाए तो उस टाइम में मरने वाले लोगों को मुक्ति नहीं मिलती है और अगर तुम्हें अपने भाई को मुक्ति दिलवानी है तो तुम्हें एक साधना करनी होगी और उस साधना में एक नरबली देनी होगी। ये सारा का सारा मामला मेरे भाई के बारे में था। वो तो खुद तो जा चुका है, लेकिन वो खुद चला गया, लेकिन उसको जो मुक्ति दिलाने वाला काम था वो मेरे सिर पर अभी भी बकाया था। जिसके तौर पर अब मैंने ये प्लानिंग बनानी शुरू की कि अपने भाई को तो मुझे मुक्ति दिलवानी ही है, लेकिन उसको मुक्ति दिलवाने के लिए मैं किस तरीके से और किस व्यक्ति को मुक्ति दे सकता हूँ। और ऐसे में मेरे सामने आती है शांति साहा। मुझे पता चलता है कि यहाँ से काफी सारी महिलाएं ऐसी मौजूद हैं जो कि असम के गुवाहाटी में मौजूद कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती रहती हैं और उन्हीं में से शांति साहा को मैंने सेलेक्ट किया। सारे के सारे वो लोग मैंने इकट्ठा करने शुरू किए जो कि मेरे इस काम में मेरा साथ देने वाले थे और उसके तौर पर उन 10 से 12 लोगों को उसने सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए दिए थे। पता नहीं 10,000 रुपए के लिए वो लोग किस तरीके से इस चीज के लिए मान जाते हैं कि वो लोग एक महिला को मार डालेंगे। लेकिन ये सारा ही मामला जब तय हो चुका था तो आखिर में शांति साहा गुवाहाटी पहुंच जाती है। उसके बाद दूसरी तरफ प्रदीप पाठक अपने सारे के सारे इन पंडितों को लेकर, अपने तांत्रिकों को लेकर वहां पर जा पहुंचता है और वहां पर जाकर वो शांति साहा से मिल जाता है। वहां पर मिल जाने के बाद आपस में वो लोग काफी दिनों तक वहां पर घूमते हैं। अगले 3-4 दिनों तक साथ वो रहते हैं और उसके बाद शांति को भी उनके ऊपर पूरे तरीके से विश्वास हो चुका था कि ये लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हवन वगैरह करवाने के लिए आए हैं, तो उसे भी हवन तो करवाने ही हैं, तो क्यों नहीं ये लोग एक साथ ही रहें। जिसके तौर पर शांति साहा इनके साथ ही रहने लगती है और वो लोग पहले से ही इस चीज की वेट में थे कि ये महिला कब हमारे साथ रहे। जैसे ही वो उसके साथ रहने लगती है तो वो लोग अब अपनी तैयारी करने लगते हैं। पूरा का पूरा नरबली के लिए जितने भी हवन वगैरह उन्हें करने थे वो सारे ही तैयारी वो लोग कर चुके थे। रात को भी वो लोग हवन किया करते थे, दिन में भी वो लोग हवन किया करते थे। और नॉर्मली अगर वहां पर देखा जाए तो काफी सारे सिद्ध पुरुष हुए या फिर बाबा हुए, तांत्रिक हुए, वहां पर साधना करते रहा करते थे। ये चीज वहां पर कोई खास नहीं थी, जिसके तौर पर ये लोग भी वहां पर लग जाते हैं जाकर अपनी साधना पर और किसी को भी इनके ऊपर शक नहीं होता है। यूं ही सारा का सारा मामला चलता रहता है 2-3 दिनों तक। जितने भी हवन वगैरह इन्हें करने थे वो सारे ही हवन कर लेने के बाद टाइम आता है 18 जून 2019 का, जब ये लोग साधना करते करते रात हो चुकी थी। रात के 12 बज चुके थे। आसपास में जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे के सारे जाकर सो चुके थे, क्योंकि उन्हें ये अंदाजा था कि अगली सुबह उन्हें जल्दी उठना है। उसके बाद नहा धोकर वो लोग मंदिर में जाएंगे, वहां पर पूजा पाठ करेंगे और पूजा पाठ तो तभी करेंगे ना जब वो आराम से सो पाएंगे। और वैसे भी ये सारे ही लोग एक ऐसी जगह पर गए थे। सबसे पहले तो ये लोग एक मंदिर में बैठकर साधना करते हैं, वहां पर कर लेने के बाद एक दूसरी जगह पर जाते हैं और इसी तरह जगह बदलते बदलते ये लोग आ पहुंचते हैं दुर्गा देवी के मंदिर में। यहाँ पर इनकी सीढ़ियों में आने के बाद यहाँ पर इन्होंने ये बात कही कि रात का टाइम हो चुका है और जो ये अब वाली साधना होने वाली है ये रात को ही होती है, तो अब हम लोगों को ये साधना शुरू कर देनी चाहिए। वो लोग साधना वहां पर शुरू कर देते हैं और ये आखिरी पड़ाव
था इनकी साधना का, जहाँ पर कि ये लोग शांति शाह को नरबली का शिकार बनाने वाले थे। उनमें से एक तांत्रिक ने शांति शाह को ये बात कही कि वो अपनी साड़ी बदल ले। इस साड़ी को बदल कर वो एक सफेद साड़ी पहनकर यहाँ पर आए, क्योंकि इस साधना में मेन वही होने वाली हैं, तो वो अपने कपड़े सफेद ही रखने वाली हैं। शांति शाह को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये लोग क्या कुछ करने वाले हैं, यहाँ पर इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो शांति शाह साइड में जाती है, उन लोगों के द्वारा उसे एक साड़ी दी जाती है और शांति शाह वो साड़ी पहनकर यहाँ पर आन पहुंचती है। और उसके बाद इन लोगों की पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था, कौन से देवता को ये लोग मना रहे थे कि इन सारे ही लोगों ने शराब पीनी शुरू कर दी। शराब लगातार वो पीते जा रहे थे, दूसरी तरफ हवन भी करते जा रहे थे और इसी हवन के दौरान वो लोग खुद तो थोड़ी कम शराब पीते हैं, दूसरी तरफ शांति देवी को वो लोग हद से ज़्यादा शराब पिला देते हैं। शांति देवी ने आज तक शायद कभी शराब पी ही नहीं थी, जिसके कारण थोड़ी सी शराब भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नशे का काम करती है। और इसी तरह शराब पीते पीते एक टाइम ऐसा आया जब शांति शाह पूरे तरीके से अनकॉन्शियस हो जाती है। उसके बाद उसे नहीं पता कि आखिरकार उसके आसपास क्या चल रहा है और इन्हीं सारी चीज़ों की ये लोग वेट में थे, जो कि शांति शाह के साथ 10 से 12 लोग यहाँ पर आए हुए थे। उनमें 2 महिलाएं भी मौजूद थी और उसके बाद उन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। उन्होंने इस मेले से पहले ही एक बड़ा सा चाकू खरीद लिया था और जैसे ही शांति शाह अनकॉन्शियस होती है तो उसे वहां पर लिटा लिया जाता है, जहां पर कि वो लोग उसे बलि देने वाले थे। उसे वहां पर लेटाकर उसके धड़ को उसके गर्दन से अलग कर दिया जाता है। पूरा का पूरा जब उनका रिचुअल कंप्लीट हो चुका था तो पता नहीं वो लोग उसकी गर्दन के साथ क्या करते हैं। गर्दन वो लोग अपने साथ ही ले जाते हैं और दूसरी तरफ जो उसके जो बाकी बॉडी बची हुई थी उसे उसकी वही नॉर्मल वाली साड़ी पहनाकर वो लोग वहीं पर मंदिर की पैड़ियों में छोड़ देते हैं। उसके बाद वो लोग अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक डेड बॉडी रह जाती है जिसके पास उसका सिर भी नहीं था। अगली सुबह जैसे ही भक्तजन जल्दी उठकर यहाँ पर भोग लगाने के लिए मंदिर में पहुँचते हैं तो उन्होंने यहाँ पर शांति देवी को देखा। धीरे धीरे कर यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हीं में से किन्हीं लोगों ने पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया और उसके बाद पुलिस वाले यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन अब ये सारा का सारा मामला पुलिस वालों के सामने आ चुका था, जिसके तौर पर वो उन सारे ही लोगों को पकड़ लेते हैं और ये सारा का सारा केस सुलझाने में पुलिस वालों को करीबन 4 से 4.5 साल लगे और अब 2023 में जाकर ये केस सॉल्व हुआ है और अभी भी इन सभी लोगों के ऊपर केस चल रहा है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं कि ऐसी एक पवित्र जगह पर जाकर लोग इस तरह के कांड करते हैं, तो क्या आप लोगों को लगता है कि इससे देवी देवता खुश होते होंगे? आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वैसे दोस्तों, आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे अजीबोगरीब केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट आंसू को एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।